Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is Gauss method. Actually आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के डिटरमिनिंग मेथड्स कि हम किस किस मेथड से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को डायरेक्ट मेजर करना नहीं होता पॉसिबल, तो हम डाइपोल मोमेंट के लिए पहले मेजर करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से हम मैग्नेटिक मोमेंट पे पहुंचते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट से फिर हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही होता है कि हम उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उसका कॉन्फ़िगरेशन कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमें हमारा जो मेन गोल होता है वो उसके कॉन्फ़िगरेशन तक ही पहुंचना होता है। तो इस गाउस मेथड और फैराडे मेथड, ये जो दो मेथड है दोनों ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फाइंड आउट करने के मेथड है। इस लेक्चर में हम सिर्फ गाउस मेथड की स्टडी करेंगे और इंट्रोडक्टरी हम देखेंगे कि व्हाई गाउस मेथड इज बेटर देन फैराडे मेथड एंड वेयर फैराडे मेथड इज बेटर देन गाउस मेथड, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है और दोनों की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इस लेक्चर को हम चार पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम दोनों का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे और इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद हम इसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को स्टडी करेंगे। तो ये सारे चारों टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए जो गाउस मेथड है, इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड, मोर देन 1 ग्राम। जनरली हम 1 ग्राम से ज्यादा सैंपल को यूज करते हैं, जबकि फैराडे मेथड में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड और जनरली हम क्या देखते हैं 0.1 से और लगभग 10 मिलीग्राम तक हम इसको काम में लाते हैं। दूसरा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है जिसको आप इजीली किसी भी सिंपल एनालिटिकल बैलेंस से वे कर सकते हो, तो सिंपल एनालिटिकल बैलेंस इज यूज्ड, जिसका लीस्ट काउंट अगर मिलीमीटर में है तो भी हम उसको काम में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सैंपल जो है वो बहुत ही कम है और सपोज उसका लीस्ट बैलेंस का लीस्ट काउंट बहुत ज्यादा है या वो उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो हम उसको नहीं तोल पाएंगे, उसका वे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल बैलेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट, इसमें इंटरमीडिएट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या इंटरमीडिएट मैग्नेटिक पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इसमें हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, क्योंकि आपने कंपाउंड बहुत कम लिया है तो उसको एनालाइज करने के लिए यू नीड हाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इसमें हम एक स्टैंडर्ड कंपाउंड या एक रेफरेंस कंपाउंड, रेफरेंस या स्टैंडर्ड कंपाउंड वो होते हैं जिनकी हमें एग्जैक्टली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नॉन होती है। तो नॉन ससेप्टिबिलिटी वाले कंपाउंड को हम स्टैंडर्ड या रेफरेंस कंपाउंड कहते हैं, तो इसमें हम उसको काम में लाते हैं। सेम इसमें भी हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस कंपाउंड काम में लाते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से कंपाउंड्स काम में ला सकते हैं, जैसे टेट्रा हम देखते हैं टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट के सॉल्ट लेते हैं, वाटर को ले सकते हैं, किस किस को ले सकते हैं ये हम देखेंगे। नेक्स्ट, अब इसके अंदर जब हम कैलकुलेशन करते हैं इस मेथड से, तो एक्सपेरिमेंटली आपको जो वैल्यू मिलती है मोलर ससेप्टिबिलिटी की, वो एक्चुअली वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होती है, उसको हम मोलर में कन्वर्ट करते हैं। जो मोलर ससेप्टिबिलिटी आपको मिलती है पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसमें हमें कुछ करेक्शन करना पड़ता है। क्यों करेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि एक जैसे ये एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में कुछ पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, कुछ डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए हमें मेजर कौन सी होती है पैरामैग्नेटिक अल्टीमेटली, लेकिन एक्चुअली उसमें प्रेजेंट तो डायमैग्नेटिक भी है ना, तो हमें वो पूरी अगर क्वांटिटी आपको पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कैलकुलेट करनी है तो आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है क्या, डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हम उसमें एक करेक्शन देते हैं डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, दूसरा करेक्शन देते हैं हम उसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म
क्या होता है? ये होता है कि कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है, तो उनका पैरामैग्नेटिज्म जीरो होना चाहिए, लेकिन उनकी ग्राउंड स्टेट में अगर जीरो है तो उनकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो नॉन जीरो होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों मिक्स हो जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। तो हम क्या देखते हैं, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट की मिक्सिंग के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है, कुछ उसका पैरामैग्नेटिज्म नोटिस होता है, आप ऑब्जर्व करते हो, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो हमें वो करेक्शन करना पड़ता है। और ये जो पैरामैग्नेटिज्म है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, इट अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो डायमैग्नेटिक करेक्शन है ये क्यों होता है, क्योंकि हर एलिमेंट में, हर आयन में कुछ ना कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, फिल्ड शेल होते हैं, उनके कारण उसका डायमैग्नेटिज्म होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हमें उसके कारण करेक्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट, ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो उस केस में जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जीरो है वहां हमें इसका कोई करेक्शन नहीं करना होता। तो जब ये दो करेक्शंस करते हैं उसके बाद हमें क्या मिलती है, करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड मिलती है, और उसके लिए ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, जो यहां हम निकालेंगे फैराडे मेथड में, उसमें भी क्या होता है, एक हमारा कंपाउंड होता है और एक हमारा स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड के लिए मैंने S लिखा है और कंपाउंड के लिए जिसको हमने फाइंड आउट करना है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी, उसके लिए मैंने F लिखा है, ये C लिखा है। तो यहाँ ध्यान दो, दोनों को ही हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों का मास हम नापते हैं, और एक की हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एस हमें नोन होती है, एम एस मीन्स उसका जो वेट है वो हमें नोन होता है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमें पता होता है, और एम सी मतलब मास ऑफ कंपाउंड हम नाप सकते हैं, और एफ सी फोर्स ऑफ कंपाउंड। तो हम उसकी हेल्प से क्या नाप सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंपाउंड। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हमें डायरेक्ट स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी मिलती है, मीन्स यहाँ वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी नहीं मिलती, आपको डायरेक्ट स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी मिलती है। जबकि इस केस में जब अभी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, हमें पहले वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मिलती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मोलर ससेप्टिबिलिटी में। सो इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ मेथड्स। नाउ वी विल डिस्कस गाउस मेथड एंड इट्स कैलकुलेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। हम देखते हैं जो दो करेक्शंस करते हैं वो एक्चुअली कौन से दो करेक्शन होते हैं, डायमैग्नेटिक करेक्शन एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म करेक्शन। तो ये होता है बिकॉज ऑफ फील्ड शेल, अगर उसमें फील्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं उसके कारण इसमें डायमैग्नेटिज्म होता है। और आप जानते हैं जब फील्ड शेल होते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ा सा अपना पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाते हैं, इसीलिए क्योंकि इनका अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसीलिए इनका करेक्शन जो है जरूरी हो जाता है। एक तो सेम डायरेक्शन में होता तो सिंगल होता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने से इनका इफेक्ट डबल हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके लिए डायमैग्नेटिक करेक्शन की वैल्यू 0 होती है। लेकिन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि दिस टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिज्म डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, एनर्जी का कोई रोल नहीं होता। ये सिर्फ क्या है, जैसे आपने क्रोमेट आयन लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसको डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट का पैरामैग्नेटिज्म 0 होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट का पैरामैग्नेटिज्म होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। तो हम क्या देखते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर बट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे गेट मिक्सड। ये दोनों स्टेट्स जो है मिक्स हो जाती है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, इसीलिए आपको ग्राउंड स्टेट में उसका क्या दिखता है, कुछ पैरामैग्नेटिज्म दिखता है और उसका करेक्शन मस्ट होता है।
ये थे दो टाइप के करेक्शंस। अब हम देखते हैं कौन से कंपाउंड्स को हम रेफरेंस कंपाउंड्स की तरह काम में ला सकते हैं। तो ये 4 कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऐसे रेफरेंस काम में ले सकते हैं। सबसे पहला है मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट। ये जो कोबाल्टेट है, यहाँ आप देखेंगे ये 2 स्टेट में है। इसकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है 16.44 इंटू 10⁻⁻6 सीजीएस यूनिट में। और दूसरा कंपाउंड है बिस इथाइलिन डाइअमीन निकेल और साथ निकेल 2 और थायोसल्फेट। इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है 11.07 इंटू 10⁻⁻6 इन सीजीएस यूनिट। प्योर वाटर को भी हम एज ए रेफरेंस काम में ले सकते हैं और उसकी ससेप्टिबिलिटी माइनस में आती है 0.72 इंटू 10⁻⁻6 और कॉपर सल्फेट की ससेप्टिबिलिटी होती है 5.92 इंटू 10⁻6। हालांकि ये चारों कंपाउंड्स को काम में ले सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली हम ज्यादातर फेवरेबली कौन सा कंपाउंड लेते हैं, फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं, मर्क्यूरी सॉल्ट को लेते हैं। लेकिन दूसरे कंपाउंड को हम कुछ कम काम में लेते हैं, लेकिन वाटर को हम नहीं काम में लेते क्योंकि ये एक तरह से गुड स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। इसके ऊपर टेम्परेचर और कंडीशंस का कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन कॉपर सल्फेट के केस में हम क्या देखते हैं कि इसकी बिकॉज ऑफ इरेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जब आप इसकी पैकिंग करते हैं तो इसकी पैकिंग रेगुलर नहीं हो पाती। पैकिंग में अगर कहीं कहीं वैक्यूम या स्पेस रह जाता है तो उसके कारण उसकी पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हर बार कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती, कई बार वो चेंज हो जाती है अगर पैकिंग चेंज हो गई तो इसमें पैकिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर पैकिंग सही नहीं है तो आपको कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हम इसको जनरली अवॉइड करते हैं। तो दीज वर 4 कंपाउंड्स यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड कंपाउंड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गाउस मेथड। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। हम एक एनालिटिकल बैलेंस लेते हैं जिसकी एक आर्म में तो हम जो भी हमें वेट रखना है उसका वेट कैलकुलेट करने के लिए वो वेट रखे जाते हैं, सिंपल आर्म की तरह होती है, एनालिटिकल बैलेंस की तरह। जबकि इसकी दूसरी आर्म में हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग की हेल्प से एक ट्यूब लटका देते हैं। इस ट्यूब को हैंग करते हैं जो कि पायरेक्स ग्लास की ट्यूब होती है और इस ट्यूब का नाम होता है गाउस ट्यूब। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से हैंग करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ये जो सेंटर है, एक तो ये सेंटर में आए, दूसरा हाइट वाइज भी इन दोनों के सेंटर में आए और दूसरा हाइट वाइज भी कि जैसे यहां से लेके यहां तक की अगर h हाइट है तो ये h/2 पे इसका क्या होना चाहिए, बेस टच करना चाहिए। मीन्स सेंटर जो भी आपने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया उसके सेंटर में इसका बॉटम टच होना चाहिए और इसका दूसरा एंड, इस ट्यूब का जो दूसरा एंड है वो इसके बाहर यानी कि 0 मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, तभी एक मैग्नेटिक ग्रेडियंट डेवलप होता है कंपाउंड के ऊपर। और ये N और S मैंने 2 साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिखाया है मैग्नेट के। इन दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो जनरली 5000 से 20,000 गॉस के बीच में रखी जाती है और ये डिपेंड करता है कितने में कौन सा मटेरियल, कितने अमाउंट में उस मटेरियल को काम में ले रहे हैं। लेकिन जितनी भी इसकी वैल्यू ली जाती है ये ऐसा सिस्टम सेटअप किया जाता है कि ये कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब में पाउडर्ड फॉर्म में जिस कंपाउंड का आपने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी है आप उसको फिल करते हैं एक बार, और दूसरी बार आप किसको फिल करते हैं, स्टैंडर्ड कंपाउंड। जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया वी हैव 4 स्टैंडर्ड कंपाउंड्स, तो उनमें से हम जनरली मर्क्यूरी के सॉल्ट को इसमें फिल करते हैं, तो वो हमारा रेफरेंस या स्टैंडर्ड कंपाउंड कहलाता है। और इसमें पूरी इस असेंबली को हम वैक्यूम में या ऐसे स्पेस में ग्लास में हम इसको बंद करते हैं कि इसके ऊपर वाइब्रेशंस ना हो, वाइब्रेशंस का कोई इफेक्ट ना हो। तो ये आपकी गाउस मेथड की असेंबली आपने देखा कितनी सिंपल है। और ये जो बैलेंस भी है ये बैलेंस सिंपल क्या है, एक बार आप इस कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, लेकिन दूसरी बार जब उसमें नहीं है तो प्रेजेंस और एब्सेंस में आप उसका वेट लेके फिर उस दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कितना आया। सेम एक्सपेरिमेंट आप स्टैंडर्ड कंपाउंड के साथ करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट आप कंपाउंड के साथ करेंगे, सेम एक्सपेरिमेंट आप
एम्प्टी ग्लास ट्यूब के साथ भी करेंगे। ये जो ग्लास ट्यूब है इसके ऊपर भी, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की होती है तो इसमें एक डायमैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, तो इसके कारण अपना एक करेक्शन हमें करना होता है। तो इसीलिए हम 3 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बार एम्प्टी ग्लास ट्यूब के साथ कि वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कितना वेट दिखाती है, और दूसरी बार कंपाउंड के साथ, तीसरी बार स्टैंडर्ड के साथ, या आप पहले स्टैंडर्ड के साथ बाद में आप गिवन कंपाउंड के साथ उसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। Here is the general calculation for Gauss method to determine magnetic susceptibility of any given compound. आप देखते हैं उसमें सबसे पहले एक एम्प्टी ट्यूब लेते हैं। एम्प्टी ट्यूब का वेट हम करते हैं उस एनालिटिकल बैलेंस में हैंग करके। तो इन एब्सेंस ऑफ H मीन्स एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज द वेट ऑफ ट्यूब इज A। नेक्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ H, तो उसका वेट क्या होगा B, क्योंकि आपको मैंने बताया एम्प्टी ट्यूब पर भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, तो उसका कुछ वेट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, उस एम्प्टी ट्यूब में अब स्टैंडर्ड कंपाउंड को पाउडर्ड फॉर्म में कॉम्पैक्टली फिल करते हैं और उसका वेट लेते हैं C, और उसी कंपाउंड का अब हम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपका होगा C और ये आपका होगा D। अब हम क्या करते हैं, उस ट्यूब को अगेन हम वैकेट करते हैं और सेम ट्यूब में हम गिवन कंपाउंड जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अननोन है उस कंपाउंड को फिल करते हैं। तो पहले इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द वेट विल बी E, और जो उसका प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वेट होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, F से। तो यहाँ आपने 6 टाइम क्या करना है, मैग्नेटिक वो एनालिटिकल बैलेंस की हेल्प लेनी है। 3 टाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड 3 टाइम्स इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इन 3 वेट लेने के बाद हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या आया, ट्यूब के वेट पे, एम्प्टी ट्यूब के वेट पे जो डिफरेंस आएगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, B माइनस A से। अच्छा, अब डिफरेंस उस कंपाउंड के साथ जब हमने फिल किया था तब जो डिफरेंस आएगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, D माइनस C से। नेक्स्ट अगर हमने इफेक्ट देखना है मैग्नेटिक फील्ड का कंपाउंड के ऊपर, तो वो क्या होगा, F माइनस E। इज इट क्लियर? वी विल मूव स्लोली 1 by 1 स्टेप। तो अब देखो डिफरेंस इन वेट ऑफ स्टैंडर्ड, अगर हम देखें कि स्टैंडर्ड कंपाउंड के वेट में क्या डिफरेंस आया, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, D माइनस C। तो इसका था प्लस उसमें ट्यूब का भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा B माइनस A। तो ये आपको मिल जाता है डिफरेंस इन वेट ऑफ स्टैंडर्ड कंपाउंड। अब अगर हम देखें डिफरेंस इन वेट ऑफ गिवन कंपाउंड, तो उसके लिए क्या होगा, WC को फाइंड आउट करने के लिए F माइनस E तो था ही, जो आपको मतलब विजिबल था कि इतना तो डिफरेंस आया, लेकिन उसमें आप एग्जैक्ट फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको ट्यूब का जो डिफरेंस है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, B माइनस A। तो यहाँ आपको मिल गया डेल्टा WC और यहाँ आपको मिल गया डेल्टा WS। WS मीन्स स्टैंडर्ड वेट का डिफरेंस, WC मीन्स कंपाउंड के वेट का डिफरेंस। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करते हैं। ये सबसे पहले आपने डिफरेंस इन ट्यूब देखा, फिर डिफरेंस इन कंपाउंड, सब स्टैंडर्ड एंड डिफरेंस इन कंपाउंड देखा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी वेट ऑफ स्टैंडर्ड कंपाउंड इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक्चुअल आपने कितना स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया। तो ये देखो C तो था ये A एम्प्टी ट्यूब का और C था एम्प्टी ट्यूब प्लस स्टैंडर्ड कंपाउंड का, C माइनस A हो जाएगा, ये आपका हो गया C माइनस A। तो गिवन कंपाउंड का वेट कितना होगा, क्योंकि उसको भी आपने सेम ट्यूब में फिल किया इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हो जाएगा E माइनस A। तो ये आपका गिवन होगा E माइनस A, सॉरी यहाँ पे होगा E माइनस A इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने 6 पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए कि WC, WS, डेल्टा WS, डेल्टा WC कैलकुलेट कर लिया, साथ में आपने एम्प्टी ट्यूब पे होने वाले इफेक्ट को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जब हम स्टडी करते हैं तो वो
कंपाउंड की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेल्टा WC अपॉन WC, मीन्स पर यूनिट जो वेट है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। सपोज W ग्राम में वेट आया डेल्टा W, तो एक में कितना डिफरेंस आएगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने पर यूनिट उसको फाइंड आउट कर लिया, उसके प्रोपोर्शनल होगी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सिमिलरली स्टैंडर्ड कंपाउंड के पर यूनिट वेट में कितना डिफरेंस आ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमने डेल्टा WS अपॉन WS कर लिया और इसके प्रोपोर्शनल होगा स्टैंडर्ड कंपाउंड की ससेप्टिबिलिटी। अब ध्यान दो, अगर हम इसको इक्वेट करें तो कैसे करेंगे, काई C अपॉन काई S मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड कंपाउंड, तो ये बराबर होगा डेल्टा WC अपॉन WC इंटू WS अपॉन डेल्टा WS। यहाँ आप ध्यान दो कि ये आपके पास नोन है, कहां से, लिटरेचर से। मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड कंपाउंड की हमारे पास नोन होती है लिटरेचर में कि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इतनी है गिवन। जैसे कोबाल्ट जो थायोसाइनेट कंपाउंड था उसकी 16.44 इंटू 10⁻⁻6 CGS यूनिट में थी। नेक्स्ट WC आपने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया, इधर से डेल्टा WC आपने कैलकुलेट कर लिया, WS और डेल्टा WS भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करो तो आप क्या कर सकते हो, काई S को इधर लिख सकते हो और यहां से क्या कर सकते हो, आप इसको हटा सकते हो। तो अब बताओ इस इक्वेशन में आपको कंपाउंड की जो कि अननोन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला कंपाउंड है आपको वो पता चल जाती है। तो इस इक्वेशन में 6 टर्म्स है, 6 में से 5 आपके पास नोन है। डेल्टा WS आपने फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा WC, WS, WC और काई S आपको नोन है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ गिवन कंपाउंड। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जब हमने फाइंड आउट कर ली तो इसकी हेल्प से हम कैसे मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। हियर इज द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड काई। हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले आप देखो गाउस मेथड से जो हमें ससेप्टिबिलिटी मिलती है वो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी मिलती है। हम उसको कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी से या उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी जो रो है उससे हम डिवाइड करके हमें क्या मिल जाता है, उसकी ग्राम ससेप्टिबिलिटी या मास ससेप्टिबिलिटी मिल जाती है। मास ससेप्टिबिलिटी को हम मोलर ससेप्टिबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद मॉलिक्यूलर वेट। उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके हमें मोलर ससेप्टिबिलिटी मिल जाती है। ये जो मोलर ससेप्टिबिलिटी मिलती है इट इज बिकॉज ऑफ पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये उसके पैरामैग्नेटिज्म के कारण है और ये वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली मींस गाउस मेथड से आपको मिली है। अब इसमें हम 2 करेक्शन करेंगे, फर्स्ट डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का करेक्शन, सेकंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म का करेक्शन। तो आपको करेक्टेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिल जाती है। ये जो करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इसका रिलेशन डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट के साथ इस तरीके से होता है कि म्यू स्क्वायर N नॉट डिवाइड बाई 3kT इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो करेक्टेड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू XM करेक्टेड इंटू T 3K डिवाइड बाई N0। तो देखो T तो उसका टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि आप अलग अलग टेम्परेचर पे वर्क करेंगे, लेकिन ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड 3 ये तीनों ही क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका अगर हमने म्यू फाइंड आउट करना है तो हम पूरी इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, रूट ले सकते हैं। तो रूट लेने पे इस टर्म का जो रूट की वैल्यू आती है वो आती है 2.82, तो ये हो जाता है 2.82 इंटू रूट करेक्टेड ससेप्टिबिलिटी इंटू टेम्परेचर। तो ये आपके पास इन दोनों में रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट, ये रिलेशन बिल्कुल सही होता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के लिए जिनमें पैरामैग्नेटिक नेचर है, जिन कंपाउंड्स का। और यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि जो पैरामैग्नेटिक नेचर जिस ओरिजिन, उसका जो ओरिजिन है चाहे वो एटम है या मॉलिक्यूल है, उसका वो ओरिजिन अपने नेबरिंग से
कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा, मीन्स उसमें कोई कपलिंग नहीं हो रही। तो ये कंपाउंड्स जो कि क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए आपकी बिल्कुल यही इक्वेशन होती है। लेकिन कुछ फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं जहां पे नेबरिंग ऑरिजन या एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और वहां पे आप देखेंगे क्यूरी-वेइस लॉ फॉलो होता है, जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्यूरी-वेइस लॉ जहां फॉलो होगा वहां पे इसी इक्वेशन को हम मेंशन कैसे करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 2.82 इंटू करेक्टेड मोलर ससेप्टिबिलिटी इंटू टी माइनस थीटा। थीटा होगा टेम्परेचर की वो वैल्यू जिसके ऊपर वो बिल्कुल क्या होगा, जो उसके एक्सेस है वो स्ट्रेट लाइन कट करेगी टेम्परेचर लाइन को, तो चाहे वो प्लस का टेम्परेचर हो चाहे वो माइनस का टेम्परेचर, तो जिस टेम्परेचर पे कट करेगी हम उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो ये था रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ससेप्टिबिलिटी। अब जब आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाता है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो अगर सिर्फ वो 3D सीरीज का एलिमेंट है तो आप जानते हैं 4s इंटू s+1 होता है, तो आप इसको रख के s फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसको आप n इंटू n+2 से फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वो 4D या 5D सीरीज का एलिमेंट है तो वहां आप जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 4s इंटू s+1 प्लस l इंटू l+1। तो वहां आपको L की वैल्यू रखनी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फिर भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वो 4f सीरीज का या 5f सीरीज का एलिमेंट है तो म्यू की वैल्यू होती है J इंटू J+1। तो आप क्या कर सकते हैं, J की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। J में अगर आपको एक भी चीज पता है L या S तो आप क्या कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था रिलेशन। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गाउस मेथड। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गाउस मेथड। फर्स्ट, इसमें हम सिंपल पायरेक्स ग्लास की ट्यूब को काम में ला सकते हैं। गाउस ट्यूब जो है वो सिंपल पायरेक्स ग्लास से बनी होती है और सिंपल एनालिटिकल बैलेंस को काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी आपको बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ का नहीं चाहिए, आप 5000 से 20,000 तक आप इसको काम में गॉस का मैग्नेटिक फील्ड काम में ला सकते हैं। और इसके अंदर जो अमाउंट काम में होता है वो ग्रेटर देन 1 ग्राम हमेशा हम काम में लेते हैं। इजीली असेंबल्ड, आप इस असेंबली को इजीली असेंबल कर सकते हैं और ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता और इजी टू हैंडल होता है, इसका ऑपरेशन भी काफी इजी होता है। डिसएडवांटेज में हम देखते हैं कि कई बार हमारा जो सैंपल है या कंपाउंड है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो हम इतना सारा कंपाउंड इसमें वेस्ट हमें करना पड़ता है। तो लार्ज सैंपल, लार्ज स्टैंडर्ड कंपाउंड हमें चाहिए और लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट, इवनली फिल्ड या इवनली पैक्ड सील्ड ट्यूब होनी चाहिए। अगर वो इवनली पैक्ड नहीं है, कॉम्पैक्ट पैकिंग उसकी नहीं है, तो उसके बीच में एयर गैप रह जाते हैं और एयर गैप में लीड टू एरर इन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इस तरह से ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है और ये एडवांटेजेस। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माय कमेंट बॉक्स so that I can solve your queries also. Thank you for watching my lecture. Thank you.